हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताना 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। और जो जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ये ज़रूर कमेंट करें वो कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से वह कारक जो बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है। किसके लिए अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक है? ऑप्शन ए दिया गया है अध्ययन के प्रति उनकी व्यक्तिगत रुचि। बी ऑप्शन दिया गया है कक्षा कक्ष में अधिकाधिक कार्य। सी ऑप्शन है गृह कार्य की अधिकता। और डी ऑप्शन दिया गया है लेखन कार्य की अधिकता। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अगर अधिकतम अधिगम का प्रसार करना है तो क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्ययन के प्रति उनकी व्यक्तिगत रुचि। बच्चों में जब अध्ययन के प्रति रुचि होगी, कोई चीज़ जब बच्चे मन से सीखेंगे तभी क्या है अधिगम अच्छी तरीके से होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तभी सीख पाएंगे जब उस बच्चे क्या है उस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कोई बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियाँ विकसित होती हैं, अनेक रूप में, निश्चित रूप में, गुणात्मक दृष्टि से इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें निश्चित रूप से रुचि संबंधी प्रवृत्तियाँ विकसित होती हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ करता है? अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था में। पूर्व किशोरावस्था में बच्चा जो होता है अमूर्त विषयों के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद यहाँ पे चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, मौलिकता का गुण निम्न में से किन बालकों में पाया जाता है? वे बालक जो धनी परिवार से संबंध रखते हैं, वे बालक जो निर्धन परिवार से संबंध रखते हैं, वे बालक जो सृजनशीलता का गुण रखते हैं, या फिर वे बालक जो प्रतिभाशाली होते हैं। तो यहाँ पे जो मौलिकता के गुण के बारे में पूछा गया है, तो मौलिकता का गुण उन बच्चों में पाया जाता है जो बालक सृजनशील गुण रखते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, वे बालक जो सृजनशील का गुण रखते हैं उनमें से मौलिकता का गुण पाया जाता है। अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जब शिक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, या फिर वैकल्पिक प्रश्न। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि जब शिक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा। किसके द्वारा? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, संज्ञानात्मक विकास को किसने जाननिक ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया है? तो संज्ञानात्मक विकास को जाननिक ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया था जीन पियाजे ने। किसने? जीन पियाजे ने। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है? बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग, और डी ऑप्शन दिया गया निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे क्वेश्चन, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के जो दिशा निर्देश दिए हैं तो उनमें से किसके बारे में नहीं बताया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को
अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है, सभी प्रकार के व्यवहार आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। बी ऑप्शन दिया गया है, जब प्रेरणा समाप्त हो जाती है तब अनुशासन की समस्या सामने आती है। सी ऑप्शन दिया गया है, अनुशासन किसी भी प्रकार की प्रेरणा का नकारात्मक स्वरूप है। और डी ऑप्शन दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में बालकों को नियमों के पालन करने की अनुभूति आवश्यक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है, कौन सा वाक्य सत्य नहीं है। तो यहाँ जो सी ऑप्शन दिया गया है, अनुशासन किसी भी प्रकार की प्रेरणा का नकारात्मक स्वरूप है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर गलत दिया गया है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों के व्यक्तिगत विकास हेतु शिक्षा से संबंधित किस तथ्य पर एक शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चों में रचनात्मक कुशलता का विकास करना, बच्चों में नैतिक मूल्यों के भाव को जागृत करना, बच्चों को पर्याप्त स्नेह प्रदान नहीं करना, बच्चों के व्यक्तित्व को मान्यता न देना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ध्यान नहीं देना चाहिए एक शिक्षक को। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चों के व्यक्तित्व को मान्यता न देना। ये क्या है, ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन दिया गया है, एक शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इस चीज़ में क्या है, ध्यान नहीं देना चाहिए कि बच्चों के व्यक्तित्व को मान्यता न देना। जबकि बच्चों में रचनात्मक कुशलता का विकास करना, ये भी एक शिक्षक को करना चाहिए। बच्चों में नैतिक मूल्यों के भाव को जागृत करना, ये भी करना चाहिए। बच्चों को पर्याप्त स्नेह प्रदान नहीं करना, अगर बच्चों को पर्याप्त स्नेह नहीं प्रदान हो रहा है तो ये जिम्मेदारी शिक्षक की होती है, तो उसको पर्याप्त स्नेह भी प्रदान करना चाहिए, ये भी एक शिक्षक की जिम्मेदारी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक बालक कक्षा में दी गई अनुक्रियाओं को तेजी से सीख जाता है, इसका कारण हो सकता है बालक की तेज बुद्धि, बालक की सुनने की क्षमता, बालक की तेज नज़र, या फिर बालक की क्षीण बुद्धि लब्धि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई बच्चा है वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाता है, तो इसका मतलब है बालक की तेज बुद्धि है, बालक की तेज बुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए। खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए, उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से दी जानी चाहिए, लिखने तथा सिखाने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाए जाने चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी, ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इसके अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त सभी तरीके से पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे। कक्षा के छात्रों से अलग कर उन्हें घर के काम धंधों की जानकारी देंगे, छात्राओं पर अवांछित टिप्पणियां करके जिससे कि वे स्वयं को विशिष्ट न समझें, सभी छात्र व छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करेंगे। तो यहाँ पे एक शिक्षक है, अगर कोई भी एक शिक्षक, तो उसको क्या करना चाहिए, सभी छात्र व छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी रमेश हमेशा आपके साथ बात करता हो, तो आपकी राय रमेश के विषय में क्या होगी। रमेश कक्षा में सबसे अधिक बोलने वाला छात्र है, रमेश एक कल्पनाशील छात्र है, रमेश एक चिंतनशील छात्र है, रमेश की पारिवारिक परिस्थितियाँ ठीक नहीं है। तो अगर कोई बच्चा है रमेश और वो शिक्षार्थी हमेशा बात करता रहता है, तो इसका मतलब है रमेश एक चिंतनशील छात्र है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है,
आपकी कक्षा का एक छात्र राजन पढ़ाई, खेल कूद, सामूहिक कार्यक्रमों आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका अर्थ है कि वह है एक क्षीण बुद्धि छात्र है, तर्कशील क्षमता वाला छात्र है, बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है। वो कैसा छात्र है? बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता, आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से यह किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? यह कथन है जीन पियाजे का। किसका? जीन पियाजे का। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आप अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना बर्ताव रखेंगे। अगर कोई शिक्षक है उसको बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना है तो उसको अपना बर्ताव कैसा रखना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है प्रगतिशील बालकों हेतु शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, सृजनशील बालकों हेतु शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, सामान्य बालकों के साथ अक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, केवल अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है सामान्य बालकों के साथ अक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक बालक पहले अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। अब यहाँ पे पूछा गया कोई एक बच्चा है पहले अंगुलियों को चलाता है और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाने लगता है। तो पूछा गया कौन से सिद्धांत के अनुसार ऐसा करता है वह? परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। मानव विकास का एक, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह संबंधित है विकास के निरंतरता के सिद्धांत से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, ऐसे बच्चे को कम गृहकार देना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एकल अभिभावक वाले बच्चे को किस प्रकार पढ़ाना चाहिए या फिर उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए शिक्षक को। तो इसका आंसर हो जाएगा इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है
ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना, आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना या फिर शैक्षणिक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या फिर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना से ग्रस्त बालक पढ़ने में सा एवं वाज के मध्य अंतर स्पष्ट नहीं करता है। मतलब उसको किस प्रकार का विकार है, आग्नेफिया है, डिस्फेजिया, डिफ्लेक्सिया या फिर डिस्प्रेक्सिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बालक ग्रसित है डिसलेक्सिया से। किससे? डिसलेक्सिया से। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध होता है अन्य लिंग के सदस्यों की मित्रता से, मानसिक शक्तियों से, स्कूल की उपलब्धियों से, शारीरिक संगठन से, पियाजे के अनुसार। तो यहाँ पे बच्चों में जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है, सामाजिक नेतृत्व का गुण जो पाया जाता है वो होता है किशोरों के अंदर जो उनकी मानसिक शक्तियाँ होती हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बालक वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है क्योंकि। शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है क्योंकि इससे शिक्षक को दैनिक कार्य योजनाओं के निर्माण से मुक्ति मिल जाती है। इसके द्वारा प्रकरण के महत्वपूर्ण अंगों पर अतिरिक्त बल प्रदान किया जाता है। यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। यह परीक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संपूर्ण उपागम की संस्तुति इसलिए की जाती है, यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बुद्धि की वैयक्तिक परीक्षा का गुण नहीं है। बुद्धि की वैयक्तिक परीक्षा का गुण नहीं है, इसे केवल अनुभवी व्यक्ति ले सकता है। यह परीक्षा छोटे बालकों के लिए अधिक उपयुक्त है। इस परीक्षा में प्रश्नों को कम परिश्रम के द्वारा बनाया जा सकता है। इस परीक्षा के निष्कर्ष प्रामाणिक और विश्वसनीय होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि बुद्धि की वैयक्तिक परीक्षा का गुण नहीं है। तो यहाँ जो सी ऑप्शन दिया गया है, इस परीक्षा में प्रश्नों को कम परिश्रम के द्वारा बनाया जा सकता है, यह वैयक्तिक परीक्षा का गुण नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है और ए, बी और डी ऑप्शन तीनों ही करेक्ट दिए गए हैं। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, का व्यक्तित्व दया और सहानुभूति में विश्वास करता है तथा उसे सत्य और मानवता में अगाध श्रद्धा होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सामाजिक व्यक्तित्व जो होता है, अब यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, सामाजिक व्यक्तित्व का व्यक्ति दया और सहानुभूति में विश्वास करता है तथा उसे सत्य और मानवता में अगाध श्रद्धा होती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। यहाँ पे देखते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, शिक्षार्थियों में अनुभूति की भावना मुख्य रूप से किसके परिणाम स्वरूप विकसित होती है। अनुभूति की भावना का विकास कब होता है? मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप, शारीरिक विकास या पारिवारिक विकास या फिर सामाजिक विकास के फलस्वरूप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों में अनुभूति की भावना का विकास होता है मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप। और यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जब कोई बालक संवेग की अवस्था में होता है तो
उसमें प्रायः देखने को नहीं मिलता या फिर नहीं मिलती है। सामान्य व्यवहार, असामान्य व्यवहार, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन या फिर उत्तेजना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जब कोई बालक संवेग की अवस्था में होता है तो उसमें सामान्य व्यवहार देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमारे जो 30 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।